आप सभी का स्वागत है। फिलीपींस ने अपने टूरिज्म को और वीज़ा सर्विसेज को रिज्यूम कर दिया है, लेकिन उसके पीछे एक कैच है। आपको समझना होगा इससे पहले कि आप वीज़ा अप्लाई करें। इस वीडियो में ये सारी इन्फॉर्मेशन हम डिस्कस करेंगे कि क्या स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस है, किस तरीके से अप्लाई किया जा सकता है, और साथ में क्या वीज़ा फ्री सर्विस जो पहले होती थी फिलीपींस की इंडियन नेशनल्स के लिए वो भी वैलिड है कि नहीं। यानी अगर आपके पास एक सिंपल सा सिंगापुर का वीज़ा है मल्टी एंट्री, तो पहले फिलीपींस आपसे वीज़ा मांगता ही नहीं था, आप डायरेक्ट सिंगापुर के वीज़ा से फिलीपींस जा सकते थे। तो क्या अभी भी वो रिजम्पशन उसका हो चुका है या नहीं हुआ है, इसके ऊपर भी हम डिस्कशन करेंगे और पूरे डॉक्यूमेंट्स को समझेंगे। तो इसलिए छोटी सी वीडियो है, इसको एंड तक ज़रूर देखें ताकि आपका पूरा कंसेप्ट क्लियर हो सके। फिलीपींस भी 2 साल तक क्लोज था, जैसे कि बाकी सारे देश क्लोज थे। रिसेंटली इन्होंने रिवाइवल शुरू किया है और इंडिया में अपनी काउंसलर सर्विसेज को रिज्यूम करने की अनाउंसमेंट भी की थी। तो फिलीपींस की एम्बेसी से जब हम कांटेक्ट करते हैं तो उन्होंने इस चीज़ की पुष्टि करी कि हाँ जी, आप जा सकते हैं, वीज़ा ले सकते हैं। अब वीज़ा लेने का प्रोसेस क्या है, क्या ये VFS के थ्रू है या एम्बेसी के थ्रू है? तो फॉर द टाइम बिंग ये एम्बेसी के थ्रू ही है। आपको आपकी लिस्ट ऑफ रिक्वायरमेंट समझते हैं इसमें क्या है, वही सेम जैसे आपकी 3 से 6 महीने की अकाउंट स्टेटमेंट हो, बिजनेस है तो करंट अकाउंट की स्टेटमेंट भी लगाएं, या सैलरी में जाते हैं तो सैलरी अकाउंट स्टेटमेंट भी लगाएं। कंपनी से NOC लें कि आपने प्रॉपर छुट्टी ले ली है और आपकी छुट्टी सैंक्शनड है और आप फिलीपींस ट्रैवल करने जा रहे हैं और आपकी कंपनी को कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। अगर आप बिजनेस करते हैं तो अपने बिजनेस रजिस्ट्रेशन के पेपर्स लगाना ना भूलें, वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। टैक्स रिटर्न भी साथ में लगाएं, 2 साल की टैक्स रिटर्न लगाएं, अगर 2 साल की नहीं है तो 1 साल की भी लगा सकते हैं, बट मैं सजेस्ट करूंगा अगर 2 साल की तो ज़्यादा बेटर है। 2 साल के रिटर्न्स का रिकॉर्ड लगाएं कि आपकी इनकम जो है वाइट में है और आप बाकायदा इसके टैक्स पे करते आ रहे हैं। फिलीपींस में आप जा रहे हैं, आपका डे वाइज ट्रैवल प्लान क्या है उसका ब्यौरा दें एक पेपर पे, यानी ट्रैवल आइटनरी दें। एक PNR कॉपी लगाएं, फ्लाइट की नॉर्मल सी है, आराम से बन जाती है, और होटल रिजर्वेशन वाउचर लगाएं। तो क्या सबसे पहला क्वेश्चन कि होटल कंफर्म होने चाहिए, हम सजेस्ट करेंगे कंफर्म होने चाहिए। तो क्या उसमें कुछ पैसे लगते हैं? अच्छी बात है कि उसमें कोई पैसे नहीं लगते, होटल आपको विदाउट एनी कॉस्ट कंफर्मेशन एडवांस में दे देते हैं। सेकेंड, क्या हमें फ़्लाइट भी कंफर्म चाहिए? नहीं, फ़्लाइट कंफर्म नहीं चाहिए। आपको कोई भी अभी एज ऑफ नाउ कोई जरूरत नहीं है कि आप बिल्कुल 100% कंफर्म करके ही वीज़ा अप्लाई करें। आप एक रिजर्व PNR कॉपी भी ले सकते हैं। कोई फेक टिकट ना लें। फेक टिकट का मतलब किसी और की टिकट पे आपने नाम चेंज करके अपना लगा दिया, वो गड़बड़ है, वो ना करें। ये भी बड़ी कॉमन प्रैक्टिस है, लोग ऐसा शॉर्टकट अपना लेते हैं कि कौन PNR बनाए, कौन मांगे, कौन ढूंढे, तो किसी और की टिकट पे फोटोशॉप करके अपना नाम लगा दिया। दैट इज़ एब्सोल्युटली रॉन्ग, वो नहीं होना चाहिए। बाकी आप डमी टिकट भी लगा सकते हैं, जिसे PNR रिजर्व कॉपी लगा सकते हैं, अपना सिंपल सा ट्रैवल आइटनरी भी दिखा सकते हैं, फ्लाइट आइटनरी भी दिखा सकते हैं। जी अगर आप वीज़ा दे देते हैं तो मेरा ये प्लान है ये वाली फ़्लाइट लेने का, दैट्स ऑल। इंश्योरेंस हम सजेस्ट करेंगे लेकर जाएं। इंश्योरेंस बहुत हैंडी चीज़ होती है। कल को वहाँ पे पासपोर्ट लगेज कोई गुम हो जाए या फ्लाइट पीछे से कैंसिल हो जाए एयरलाइंस की तरफ से, तो उसमें आपको बहुत असिस्टेंस मिलता है और ज़्यादा महंगा भी नहीं होता, तो वो लेकर भी जाना चाहिए। कोविड की दोनों डोजेज आपकी लग चुकी हों और उसका सर्टिफिकेशन पासपोर्ट पे इंटीग्रेटेड हो, ये भी आपको ध्यान रखना होगा। ये तो है सारे डॉक्यूमेंट्स। अब इसके बाद हमने करना क्या है कि आपने एम्बेसी को ईमेल करना है, जो भी आपकी रिक्वायरमेंट है। ईमेल आईडी आपके स्क्रीन पे आ रही होगी। आपने ईमेल करना है कि आप ऐसे ऐसे सो एंड सो आप उनके देश में जाना चाहते हैं, तो यू नीड एन अपॉइंटमेंट, आपको अपॉइंटमेंट चाहिए। देखिए, ये जो अभी मैं आपको जो मेथोडोलॉजी समझा रहा हूँ, ये आगे जाके चेंज हो सकती है। आगे जाके आप डायरेक्ट ऑनलाइन अपॉइंटमेंट ले पाएंगे। हो सकता है जब तक आप ये वीडियो देखें तब तक ये ऑनलाइन अपॉइंटमेंट का विंडो ओपन हो जाए, बट फॉर द टाइम बीइंग अगर बिल्कुल प्रेजेंट मोमेंट की बात करें तो ईमेल से ही कंफर्मेशन ली जा रही है। आने वाले टाइम में ये ऑनलाइन होने के पूरे चांसेस है, जैसे कि पहले था, या VFS में भी जा सकता है। तो इसलिए अपनी अपडेटेड इन्फॉर्मेशन के साथ ही जाए। आप इस वीडियो से ये सारी चीज़ें समझ जाएंगे कि क्या क्या रिक्वायरमेंट चाहिए और किस तरीके से वीज़ा सक्सेस को आप बढ़ा सकते हैं, और क्या पॉइंट्स हैं जिनको ध्यान रख के आप वीज़ा रिफ्यूज़ल से बच सकते हैं। बट अप्लाई करने के जो मेथड्स हैं उसमें चेंज आ सकता है। इसलिए जब भी आप ये वीडियो देखें, चाहे फ्यूचर में देख रहे हो चाहे अभी देख रहे हो, लगाने से पहले इस चीज़ को हमेशा क्रॉस चेक करें। एम्बेसी का फिर आपके पास कंफर्मेशन आएगा कि हाँ जी अब अपने सारे डॉक्यूमेंट सबमिट कराएं। अब आपको यही डॉक्यूमेंट जो हमने आपको बताए हैं, ये जाके आपने उन्हीं डेट पे जाके एम्बेसी में पर्सनली सबमिट कराने हैं। कोरोना से पहले आपके बिहार पे कोई भी ट्रैवल एजेंट भी जा सकता था। हो सकता है अभी भी आपके बिहार पे कोई ट्रैवल एजेंट या आपका कोई भी सोर्स चला जाए, आपका एक कंफर्मेशन लेके आप उसे भेज सकते हैं, भेज सकते थे। बट अभी मैं एडवाइस करूंगा क्यों नहीं आप पर्सनली जाएं। दिल्ली के अंदर एम्बेसी है और भी सारी मेगा सिटीज़ में, जैसे कोलकाता है, मुंबई है, बेंगलोर है, चेन्नई है, इनमें काउंसलेट भी है फिलीपींस के। आप वहाँ पर भी जाके सबमिशन दे सकते हैं। अब किन चीज़ों का ध्यान रखना है कि हम वीज़ा सक्सेस हमें मिल जाए। देखिए, फिलीपींस में हमने नोटिस किया है कि फ्रेश पासपोर्ट पे अप्रूवल रेट थोड़ा सा कम है। अगर आपका थोड़ा बहुत ट्रैवल हिस्ट्री है तो आपकी एडवांटेज मिलेगी इससे आपको। सेकेंडली, जाने का पर्पस बड़ा ही सेंसिबल होना चाहिए। अगर आप सिंगल मेल हैं
और फ्रेश पासपोर्ट है और कोई जॉब खास तौर से आप नहीं कर रहे हैं या फिर जॉब सैलरी कम है, अकाउंट बैलेंस वीक है, यानी ओवरऑल प्रोफाइल काफ़ी वीक है, तो फिलीपींस वीज़ा लगाने से बचें। पहले अपनी प्रोफाइल पे काम करें, उसके बाद ही फिलीपींस वीज़ा लगाएं, क्योंकि उससे रिफ्यूज़ल के चांसेस बढ़ जाएंगे। अगर आप अपनी प्रोफाइल पे काम करते हैं, सैलरी अच्छी ले रहे हैं, बेशक सिंगल ही क्यों ना हो, 2-4 कंट्री आपने ट्रैवल भी किया हुआ है और आपके जाने का पर्पस बड़ा ही जस्टिफाइड है, एक रीजनेबल ट्रैवल आइटनरी आपने लगाई है और सारी चीज़ें मैच होती हैं, तो वीज़ा मिलने के सक्सेस रेट ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगा। अगर आप वहाँ पे किसी को जानते हैं और उनकी इन्विटेशन पे जा रहे हैं, तो उनका इन्विटेशन भी बहुत हैंडी हो सकता है। आप उनकी जो भी फिलीपींस नेशनल आईडी है उसकी कॉपी मंगाएं, जहाँ पर भी वो रहते हैं उसका कोई प्रूफ मंगाएं। अगर वो आपको स्पॉन्सर भी करते हैं, जो कि मैं एडवाइस करूंगा कि स्पॉन्सरशिप ना लें, बट अगर वो आपको स्पॉन्सरशिप करते हैं तो आप उनके अकाउंट स्टेटमेंट भी लगा सकते हैं। बट मेरी पर्सनल एडवाइस रहेगी कि आप स्पॉन्सरशिप ना लें, सिर्फ इन्विटेशन काफ़ी है। आप एक इन्विटेशन लेटर लें, उनकी नेशनल आई डी लें, जहाँ पर वो रहते हैं उसका प्रूफ लें, जो भी वो काम करते हैं उसका प्रूफ लें, दैट्स ऑल, और अपनी इसी फाइल में उसे लगा दें और वीज़ा के लिए अप्लाई कर दें और आपका वीज़ा चांसेस ऑटोमेटिकली इंक्रीज हो जाएगा। अगर आप इसमें बहुत ज़्यादा अनवांटेड डॉक्यूमेंट्स लगाते हैं, जैसा कि पहले भी मैंने आपको एडवाइस करा था कि आपकी फैमिली के नाम पे प्रॉपर्टीज़ हैं, आप अननेसेसरी उनके पेपर्स लगा रहे हैं या अपने क्रेडिट कार्ड की स्टेटमेंट लगा रहे हैं जिनका कोई लेना देना नहीं है, तो ऐसे केसेस में कॉन्सुलेट इरिटेट हो जाता है, उनको लगता है कि आप बड़े डेस्परेट हो रहे हो और आपका वीज़ा रिजेक्ट हो जाता है। तो ऐसे केसेस में इन सारे डॉक्यूमेंट्स का कोई लेना देना नहीं होता। जी मैं एग्री करता हूँ कि ऐसे डॉक्यूमेंट्स कई केसेस में बड़े हैंडी भी यूजफुल होते हैं, बट एज ऑफ नाउ टूरिस्ट वीज़ा फॉर फिलीपींस में ये हैंडी नहीं होंगे, तो आप इनको ना लगाएं। यही सारी इन्फॉर्मेशन मैं आपको देना चाह रहा था, क्योंकि यही इन्फॉर्मेशन हम क्वेश्चंस में नोट भी कर रहे थे। तो मुझे पूरी उम्मीद है ये वीडियो आपके लिए काफ़ी इंसाइटफुल रही होगी। फिलीपींस वीज़ा के लिए आप डायरेक्ट भी जा सकते हैं, अगर आप हमारी हेल्प चाहते हैं तो हमें भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। अपना समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत जल्द फिर मिलेंगे। बाय बाय।